हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें डीएनए और आरएनए के बारे में डिटेल में पढ़ना है, उनके स्ट्रक्चर को जानना है, उनके कार्यों को जानना है, उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में उनके क्या फंक्शंस होते हैं, इन सब की स्टडी हमें इस चैप्टर में करनी है। तो बच्चों, हमें ये चीज़ पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। ओके। सो जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके। सो डीएनए का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके। तो इस ये डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें जो शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोज होती है। ओके। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि जो आरएनए में जो बच्चों शुगर होती है वो क्या होती है? वो राइबोज शुगर होती है। इसलिए आरएनए का जो फुल फॉर्म हो गया वो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। और इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हम आगे देखेंगे। तो बच्चों, ये चीज यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए आर दी टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके। तो डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो किसमें मिलते हैं? जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं सब में मिलते हैं। ठीक है। और डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आरएनए आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। आरएनए मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। ओके। तो जो डीएनए होता है वो हम लिविंग सेल्स में डीएनए आरएनए दोनों होता है। ठीक है। अगर दोनों प्रेजेंट है तो उसमें से क्या होगा कि जो डीएनए है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज होगा, मतलब जेनेटिक फंक्शन, वो जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? डीएनए पहुंचाता है। तो जो डीएनए होगा वो जेनेटिक मटेरियल की तरह से कार्य करेगा। और जबकि आरएनए जो होता है वो सम वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वायरसेस में क्या होता है कि अगर वायरसेस में इधर डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है। अगर वायरस में आरएनए प्रेजेंट है तो वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करेगा, और अगर डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करेगा। पर डीएनए और आरएनए दोनों वायरसेस में दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। एक ही प्रेजेंट होगा एक टाइम में। और लिविंग सेल में जो लिविंग सेल्स में क्या होगा कि जब आरएनए प्रेजेंट है और डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए तो एक्ट कर रहा है जेनेटिक मटेरियल की तरह, तो आरएनए क्या करेगा? मोस्टली फंक्शन एज ए मैसेंजर। ओके। कैसे कैसे कैसा क्या कार्य करेगा? मैसेंजर की तरह कार्य करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए हो गया है, आरएनए मैसेंजर की तरह कार्य करता है। और जो वायरसेस होते हैं उसमें या इधर डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करेगा या आरएनए, पर दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके। ना बच्चों, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करेंगे कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये इसमें क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये कैसे बना होता है। ओके। सो जो बच्चों डीएनए होता है इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ओके। तो ये डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर है। ठीक है। पॉलीमर में क्या होता है कि जैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, तो इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपस में के कंपोनेंट्स आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? लॉन्ग पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है। और डीएनए इज द मैक्रोमोलेक्यूल विच कंटेन्स two complementary strands of deoxyribonucleotides that run antipalary and are held together by hydrogen bonds between their opposite nitrogen bases। अब देखो अब देखिए इसको हम समझते हैं। डीएनए क्या है? मैक्रोमोलेक्यूल है। ओके। विच कंटेन्स टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, मतलब डीएनए के दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऐसे होंगे। ठीक है। दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऐसे होंगे। ओके। और ये क्या होगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के होंगे। ये किसके बने होंगे? ये जो स्टैंड है ये किसका बना होगा? ये बना होगा डीऑक्सी, जो स्टैंड है ये किसके बने होंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के बने होंगे। ठीक है। और ये एंटी पैरेलल है, मतलब एंटी पैरेलल का मतलब है कि इसका जो ये डायरेक्शन इसकी 5 डैश से 3 डैश होगा। तो ये वाला जो स्टैंड है इसकी 3 डैश से 5 डैश। तो मतलब ये जो एंटी पैरेलल होगा, मतलब पैरेलल पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है।
और ये क्या होगा, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं बच्चों। मतलब इसमें इन स्ट्रैंड्स के बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड से कौन जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से नाइट्रोजन बेसेस जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे एडेनिन थाइमिन हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, साइटोसिन और गुआनिन होगा तो फिर वहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने ये समझा कि जो डीएनए है उसके 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं, एक फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। और ये एंटी पैरेलल है, मतलब एक 5' 3' है, एक 3' 5' डायरेक्शन में। और ये किसके बने हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के। बच्चों कुछ बेस पेयर आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि जैसे बैक्टीरियोफाज लैम्डा होगा तो उसमें कितने बेस पेयर होंगे। ठीक है, उसमें कितने बेस पेयर होंगे, उसमें 48502 बेस पेयर्स होंगे। वैसे यहाँ इकोलाई में यहाँ 4.6 इंटू यहाँ पे 10⁻⁶ होगा बेस पेयर। तो जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है उसमें जो उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, उसके उसके जो जेनेटिक मटेरियल में जो कितने बेस पेयर होंगे, उसके डीएनए में कितने बेस पेयर होंगे, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। वैसे ह्यूमन में 3.6 इंटू यहाँ पे 10⁻⁹ लिखना है, 10⁻⁹ बेस पेयर। ओके, तो यहाँ पे हमने बैक्टीरियोफाज लैम्डा का देखा 48502 बेस पेयर है, और इकोलाई का देखा 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है। वैसे ह्यूमन में कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। यहाँ बीपी का मतलब बेस पेयर है। अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बच्चों, मतलब ये जो चेन है, ये जो चेन है इसको इसका स्ट्रक्चर को अब हम पढ़ेंगे। इसके डिटेल स्ट्रक्चर, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, जो डीएनए की जो चेन होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब कि न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो इससे पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में देखिए कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर राइबोज होगी आरएनए के केस में, और डीऑक्सी राइबोज होगी डीएनए के केस में। ठीक है, तो पेंटोज शुगर क्यों है, क्योंकि इसमें इसको पेंटोज हम नाम क्यों दे रहे हैं कि इसमें 5 कार्बन है। ठीक है, इस शुगर में क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है। तो जब 5 कार्बन शुगर है मतलब 5 कार्बन शुगर है, इसलिए हम इसको पेंटोज बोल रहे हैं। ठीक है, और इसमें और क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, बेस उसमें होता है, पेंटोज शुगर होती है, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, डीऑक्सी राइबोज इन केस ऑफ डीएनए, और फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। नाउ अब देखते हैं बच्चों, नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक को प्यूरिन्स कहते हैं, एक को पाइरिमिडिन्स कहते हैं। प्यूरिन्स में क्या आते हैं, एडेनिन और गुआनिन आते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स में क्या आते हैं, एडेनिन और गुआनिन नाइट्रोजन बेसिस आते हैं, और पाइरिमिडिन्स में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। यूरेसिल किस केस में आएगा, यूरेसिल जो होगा वो आरएनए के केस में आएगा। ठीक है, यूरेसिल जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो आरएनए होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। ओके, डीएनए के केस में पाइरिमिडिन्स में केवल साइटोसिन और थाइमिन ही रहेगा। और ये जो प्यूरिन होती है, ये प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आएगा। और साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, मतलब जो साइटोसिन होता है ये डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, मतलब डीएनए में भी होगा और आरएनए में भी होगा। थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे देखिए बात की कि पाइरिमिडिन्स में जो यूरेसिल होगा ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा, ये आरएनए में होगा। ठीक है, आरएनए में होगा। और यूरेसिल अगर आरएनए में प्रेजेंट है तो उसके प्लेस पे डीएनए में क्या होगा, थाइमिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, थाइमिन किस में होगा, डीएनए में होगा। अब जो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स है, इज लिंक टू दी OH ऑफ 1 डैश कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड
When a phosphate group is linked to 5' of a nucleoside through phosphodiester linkage, a corresponding nucleotide is formed. Okay, अब देखिए हम इसको समझते हैं. देखिए, नाइट्रोजन बेसिस इज लिंक टू दी OH ऑफ पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर हम जानते हैं कि जो पेंटोज शुगर होगा वो उसमें कितने कार्बन होंगे, उसमें 5 कार्बन होंगे. ठीक है, उसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे. ठीक है, पेंटोज शुगर में क्या देखिए, यहाँ पे शुगर का स्ट्रक्चर है, इसमें 5 कार्बन है. तो इसके जो फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप में, मान लीजिए ये फर्स्ट कार्बन है, इसके जो OH ग्रुप है, नाइट्रो बेसिस लिंक टू दी OH ग्रुप ऑफ. तो फर्स्ट कार्बन OH ग्रुप से नाइट्रोजन बेसिस जब जुड़ता है तब क्या होता है, तो ये जो लिंकेज होता है उसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं. मतलब अगर नाइट्रोजन बेसिस नाइट्रोजिनस बेस है, ओके, वो लिंक करता है शुगर के साथ. ठीक है, शुगर के साथ लिंक करेगा तो फिर क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनती है. ओके, न्यूक्लियोसाइड बनेगी. ठीक है, और ये कौन सा लिंकेज, इसमें कौन सा लिंकेज होगा, इसमें एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा. ठीक है, मतलब सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर के, ये जैसे फर्स्ट कार्बन है इसका, उसके OH ग्रुप से यहाँ पे आकर के बेस अटैच हो गया है. ठीक है, बेस जुड़ा है. ठीक है, नाइट्रोजन बेस शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है. किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है. तब क्या फॉर्म होगी, तब न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होगी. ठीक है, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होगी. और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड लिंक्ड करेगी किससे, फॉस्फेट ग्रुप से. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप से लिंक करके क्या बनाएगी, न्यूक्लियोटाइड बनाएगी. तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ करके क्या बनाएगी, न्यूक्लियोटाइड बनेगी. तो सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है. ठीक है, सब न्यूक्लियोसाइड बनता है. वो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर न्यूक्लियोसाइड बनता है. और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. ओके, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे आता है, वो 5' ऑफ न्यूक्लियोसाइड, जो न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है ये न्यूक्लियोसाइड, उसके जो 5th पोजीशन पे जो OH ग्रुप है वहां पे आके फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है. So two nucleotides are linked through 3'5' phosphodiester linkage to form a dinucleotide. More nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide. Okay, तो अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले तो क्या हुआ कि नाइट्रोजनस बेसेस जो थे वो शुगर के साथ जुड़ करके न्यूक्लियोसाइड बनाए. उसके बाद जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा तो न्यूक्लियोटाइड बन गया. ओके, अभी तक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ था. लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. ओके, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, इनके बीच होगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. ओके, इनके बीच होगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. फॉस्फोडाइस्टर मतलब 2 ईस्टर के बॉन्ड होंगे इनके बीच में. ओके, और ऐसे ही अगर एक से ज्यादा, मतलब अभी तो 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े, 2 से ज्यादा अगर न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ते जाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, जब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जो होंगे आपस में जुड़ते जाएंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, तो बच्चों हम इसको समराइज करते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर में क्या क्या हुआ. देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि हमें ये पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस से बनी हुई है, शुगर से बनी हुई है और फॉस्फेट से बनी हुई है. ओके, सो सबसे पहले क्या हुआ कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जो प्यूरिन और पाइरिमिडिन्स है, वो शुगर के साथ रिएक्ट करेंगे. शुगर के साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे. और उसके बाद जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है. ओके, और न्यूक्लियोटाइड फिर आपस में एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता जाएगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू, और फिर क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी. ओके,
सो जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो कंपोनेंट्स है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, वो नाइट्रोजनस बेसिस, सुगर और फॉस्फेट। ओके, और ये देखिए, ये चीज आप यहाँ पे भी देखिए, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर है। सेम देखिए, ये यहाँ पे ये जो पी है ये क्या है, फॉस्फेट है, ये सुगर है। ओके, ये फॉस्फेट है, सुगर है। ठीक है, ये पूरी इसकी बैकबोन बनी हुई है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे फॉस्फेट है, ये सुगर है। ठीक है, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, ऐसे अल्टरनेट है। और इसके भी, इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सुगर किससे अटैच है, ये एडिनिन के साथ। एडिनिन क्या है, एडिनिन जो है वो नाइट्रोजनस बेस है। वैसे यहाँ पे सुगर देखिए, थाइमिन, थाइमिन जुड़ा हुआ है सुगर से, यानी ये क्या है, ये है बेस है, नाइट्रोजनस बेस है। तो एडेनिन और थाइमिन जो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं बच्चों, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है ये, क्या है, व्हाट आर दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो यही चीज देखिए, हमने अभी पहले बात की थी कि जब कोई भी नाइट्रोजन बेस सुगर के साथ जुड़ता है, तब ये दोनों क्या, ये दोनों आपस में मिलके ये दोनों न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। ओके, और जब इसमें फॉस्फेट भी जुड़ जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, जब फॉस्फेट भी जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे ये गोनिन और साइटोसिन है। जी मतलब गोनिन और सी मतलब साइटोसिन। और गोनिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर हियर। ओके, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ओके, ऐसे ही देखिए, थाइमिन और एडेनिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन थाइमिन के बीच दो दो है, मतलब कहीं भी एडेनिन थाइमिन है तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और साइटोसिन और गुआनिन के बीच जो रहेंगे वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे। और अगर मान लीजिए, अगर ये आरएनए का स्ट्रक्चर होता, ठीक है, आरएनए में क्या होता कि यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होता, मतलब थाइमिन की जगह पे, अगर थाइमिन की जगह के यहाँ पे यू मतलब यूरेसिल प्रेजेंट होता, तो ये क्या होता, आरएनए का स्ट्रक्चर होता। ओके, और यहाँ पे, हाँ देखिए, ये यहाँ पे, ये देखिए आरएनए का दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए, ये एडेनिन है। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट है, ये जो पेंटोज शुगर है ये क्या है, ये राइबोज शुगर है। ये मतलब फॉस्फेट शुगर, ये तो बैकबोन बन गई। उसके बाद यहाँ पे ये एडेनिन है, यूरेसिल, दीज आर गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल, तो दीज आर बेस पेयर। ओके, तो यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट है, इट मींस दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ओके, तो ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है आरएनए का, और ये स्ट्रक्चर है डीएनए का। और डीएनए में देखिए 2 स्ट्रैंड है, ठीक है ना, 2 स्ट्रैंड है, एक ये है फर्स्ट और ये सेकंड। और आरएनए में क्या है, एक ही स्ट्रैंड है। ठीक है, वहीं पे बेस पेयर है और शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। ना बच्चों, अब हम देखेंगे कि डीएनए का डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, वो डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी कैसे हुई। तो उसमें देखिए, इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के जो स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला मॉडल था वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के पहले बच्चों हमें एक चारगाफ, एडविन चारगाफ का रूल है वो हमें पता होना चाहिए। तो एडविन चारगाफ ने क्या बोला था कि दी प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स आर ऑलवेज इन इक्वल अमाउंट। ओके, तो जो प्यूरिन नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, जो प्यूरिन नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, प्यूरिन मतलब एडेनिन और गुआनिन, जो होते हैं, वो पायरिमिडिन्स जो होते हैं वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब पायरिमिडिन, प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन, और जो पायरिमिडिन, थाइमिन और साइटोसिन होंगे, ये दोनों बच्चों जो होंगे वो डीएनए में इक्वल अमाउंट में होंगे। ठीक है, और ये स्टडी उन्होंने चारगाफ में बहुत बहुत लिविंग और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के डीएनए के स्ट्रक्चर में, डीएनए का स्ट्रक्चर का स्टडी की। उसके बाद उन्होंने ये पता लगाया कि जितने भी प्यूरिन्स हैं वो इक्वल अमाउंट में होगा, किसमें इक्वल अमाउंट होगा प्यूरिन का पायरिमिडिन का। ठीक है, मतलब प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों इक्वल होंगे। The amount of adenine is always equal to that of thymine, and the amount of guanine is always equal to cytosine, that is A equal to T and G equal to C। मतलब, और एक और बात उन्होंने बोली कि द अमाउंट जो G का, A का जो अमाउंट होगा,
ऑलवेज इक्वल होगा टी के अमाउंट के। ठीक है, जो ए का अमाउंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, हमेशा टी के अमाउंट के। ठीक है, ए का अमाउंट मतलब एडेनिन। ठीक है, एडेनिन जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, ऑलवेज इक्वल होगा थाइमिन के। ओके, और गोनिन जो इक्वल होगा वो हमेशा होगा, गोनिन जो इक्वल होगा हमेशा साइटोसिन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये चारगाफ ने कहा था। ओके, तो चारगाफ ने दो बातें कही। पहली बात तो ये कि प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स जो है वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, प्यूरिन्स में एडेनिन और गोनिन और थाइमिन और साइटोसिन जो पायरिमिडिन्स होते हैं बोथ आर इक्वल। और एक और बात कि एडेनिन जो होगा वो हमेशा थाइमिन के इक्वल होगा। ठीक है, और गोनिन जो होगा वो हमेशा साइटोसिन के इक्वल होगा। और ये जो चीज है ये केवल जो चारगाफ ने बोला ये केवल डीएनए के केस में बोली है, ये आरएनए के लिए उन्होंने नहीं कहा है, ये चीज इन्होंने डीएनए के लिए बोला है। ना बच्चों, अब हम डबल हेलिक्स मॉडल देखेंगे। डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का दिया था वॉटसन एंड क्रेक ने, वो उसके बारे में हम देखेंगे उन्होंने कौन कौन सी बातें बोली। तो पहली बात तो ये कि डीएनए इज मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज मेड बाय अ सुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस। ओके, तो डीएनए इज मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए किसकी बनी है बच्चों, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, एक ये है चेन और एक ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बनी हुई है। और इसका जो बैकबोन है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसका बैकबोन होगा वो शुगर और फॉस्फेट और बेसिस का बना होगा। एंड दी बेसिस मतलब इसका बैकबोन में क्या क्या हो, शुगर फॉस्फेट और बेसिस होंगे। The two chains are anti-parallel. It means of one chain has the polarity 5-3- and the other has 3-5-। ठीक है, पोलैरिटी मीन्स क्या है बच्चों, ये मतलब एंटी पैरेलल है, मतलब अगर एक का डायरेक्शन 5-3- है तो दूसरे का डायरेक्शन जो होगा वो 3-5- होगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इनकी पोलैरिटी जो है वो एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, एक यहाँ पे 5-3- है और दूसरी 3-5-, इसीलिए क्या है ये एंटी पैरेलल है। The bases in two strands are paired through hydrogen bonds forming base pair. Adenine forms two hydrogen bonds with thymine and guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bonds। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या होंगे, वहां पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और साइटोसिन और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, और क्या है, दी टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। मतलब ये जो चेन है बच्चों, ये देखिए कॉइल्ड है, सीधी तो है नहीं, ये कॉइल्ड है। तो ये कैसे कॉइल्ड होगी, ये राइट हैंडेड फैशन में, मतलब ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड रहेंगी। और द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 nm। मतलब पिच मतलब कि ये जो कॉइल्ड हो रही है, ठीक है, ये जो चेन है ये कॉइल्ड हो रही है, इसका जो पिच होगी मतलब इसके जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 3.4 nm। ठीक है, और ईच टर्न में मतलब ये जो टर्न ले रहे हैं ये ऐसे करके, ये ईच टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर। ओके, 10 बेस पेयर होंगे। और द डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इन हेलिक्स इज इक्वल टू 0.34 nm। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जो इसकी पिच है वो बच्चों कितनी है, 3.4 हम मान रहे हैं, अगर उसकी पिच जो है वो 3.4 मान रहे हैं, तो जो हम उसके जो बेस पेयर होंगे वो 10 होंगे। तो नॉर्मल सी बात है, जो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। और बच्चों ये जो डीएनए हम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये जो डीएनए होता है ये कैसा डीएनए होता है, ये होता है बी टाइप डीएनए। ओके, ये बी टाइप डीएनए होता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं कि जिसके ईच टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, इनके ईच टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं और ये बी टाइप डीएनए होता है। और यहाँ पे देखिए ये चीजें है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है और ये बेस पेयर है। बेस पेयर मतलब वही जो एडेनिन गुआनिन नाइट्रोजन बेस पेयर है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, और गुआनिन है और साइटोसिन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये सेम चीज देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा।
और यहाँ पे भी देखिए, और अगर यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ओके, ये डीएनए का स्ट्रक्चर। तो बच्चों आज हमने डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा। ओके, डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें हमने देखा कि डीएनए डीएनए का स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनी होती है, उसकी डिटेल स्टडी हमने की। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, क्लास 10th के, 11th के, 12th के, साइंस के और मैथ के। अगर आपको वो भी देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।